हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ दिस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल। हमारा एग्ज़ाम है 22 तारीख को BPSC 3.0 का एग्ज़ाम है। 22 तारीख को आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल। ठीक है, हम टेक्सटाइल पे बात करेंगे। उसके क्वेश्चन बताया भी करिए थोड़ा उनकी क्वेश्चन कैसे लगे आपको और इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करते हैं, इससे हमारा डॉट डॉट स्थिर रहता है। तापमान, क्रियाएं, उत्तेजना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हम मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करते हैं। मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव, कपड़ों का चुनाव क्यों करते हैं? आप देखते हैं गर्मी में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, और जब हम ठंडी में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? ऊनी कपड़े, ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो वस्त्र होते हैं ना, ये हमारे तापमान को स्थिर रखने का कार्य करते हैं। हमारा जो तापमान होता है उसे स्थिर रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो वस्त्र होते हैं हमारे तापमान को स्थिर रखने का कार्य करते हैं। ये शरीर का जो तापमान होता है उसे बनाए रखते हैं। गर्मियों में हम जो हल्के रंग के ब्रेथफल वाले कपड़े पहनते हैं, जो गर्मी के अच्छे अवशोषक होते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं हम, या पसीने और नमी को सोख लेते हैं और शरीर को ठंडा और शांत रखते हैं। गर्मियों के लिए जो हम सूती तरह कपड़े की ही प्राथमिकता दें, लेकिन सर्दियों के लिए हम फुल बाजू वाले, लंबी बाजू वाले, पूरे पैर वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ज़्यादातर ऊन से बने कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। ये शरीर को गर्म रखते हैं, जो हमारे शरीर की गर्मी है ना उसे बाहर नहीं जाने देते और हमें प्रभावित नहीं करते हैं। इसीलिए हम जो कपड़ों का चुनाव करते हैं वो अपने मौसम के अनुसार करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ली में धागों की संख्या डॉट डॉट होती है। एक ली में धागों की संख्या डॉट डॉट होती है। ली, इस ली का मतलब है LE और A। ठीक है, एक ली में जो धागों की संख्या होती है वो डॉट डॉट होती है। 10 होती है, 80 होती है, 840 होती है या फिर 7 होती है। एक ली में जो धागों की संख्या होती है वो जितनी होती है वो होती है 80। ठीक है, ली लंबाई में ब्रिटिश माप को ली या ले कहा जाता है। ठीक है, ली या फिर ले। ठीक है, ब्रिटिश माप को ले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह विभिन्न लंबाई को मापता है। लंबाई की बहुत सारी जो इकाइयाँ, हॉन्ग की बात करते हैं हम, जो 840 गज में 7 ली मतलब 770 मीटर मापता है। बंडल की बात करते हैं हम, 10 पाउंड मतलब 4.5 किलो। स्पेडल की माप करते हैं हम 14,400 को 13,200 मीटर। ली या धागे, 80 धागे या 120 गज को 110 मीटर कहा जाता है। धागा तनाग बीम की लंबाई 54 होती है। ठीक है, यह जो यान की रैखिक घनत्व का वजन के उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। इसका जो राइट ऑप्शन, एक ली में धागों की जो संख्या होती है वो 80 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों का चुनाव करते समय हम उनकी डॉट डॉट का ध्यान रखते हैं। सुंदरता का, गुण का, मूल्य का या उपयुक्तता का। वस्त्रों का जब हम चुनाव करते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो हम ये भी देखते हैं ना कि वस्त्र सुंदर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। उसके गुण भी देखते हैं कि वो कैसा है, मूल्य भी देखते हैं, और हमारे लिए कितना उपयोगी है ये भी देखते हैं। वस्त्रों का चुनाव करते समय हम सभी चीज़ों का ध्यान देकर ही वस्त्र खरीदते हैं। ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। वस्त्र हमारे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में से एक है। 3 आवश्यकताएं मूलभूत है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा हमारा मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्ति जो स्वच्छता से भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संक्रमण और अन्य जहरीले पदार्थ से भी बचाता है ये। कपड़ों का चुनाव एक बहुत ही व्यक्तिगत मुद्दा है। अगर देखा जाए तो पर्सनल चॉइस है। कपड़े चुनते समय कुछ सामग्री, शैली आदि पर विचार किया जाता है। उसकी सुंदरता देखा जाता है कि उसका जो रंग है, बनावट है, कहीं कट उट तो नहीं है। सही रंग चुनते हैं कि जो हम पे अच्छा लगे। अवसर के हिसाब से चुनते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी के लिए या किसी नॉर्मल फंक्शन के लिए। ये भी देखते हैं पहनने हम कितने अच्छे लगेंगे उस कपड़े में पहनकर। उसकी कढ़ाई, बनावट, छाप, सुंदर दिखना, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसके गुण में, मतलब गुण की बात करें तो हम क्या देखते हैं? उसके बनावट और उसके गुण को देखते हैं। चिकने बनावट वाले कपड़े को अधिक, ताकि वो हमारे लिए आरामदायक हो। मौसम के अनुसार देखते हैं हम कपड़े, गर्मी के लिए ले रहे हैं कि ठंडी के लिए ले रहे हैं कि बारिश के लिए ले रहे हैं, उस हिसाब से हम कपड़े देखते हैं।
कपड़े की देखभाल रखना कितना आसान है, कैसे उसको धुलाई करनी है, कैसे उसको, ये सब ध्यान देकर ही तो ख़रीदते हैं। उपयुक्त मतलब कपड़े अच्छे फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम पे जच रहे हैं कि नहीं जच रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति पे कपड़े कैसे, सुंदरता और निखार जो है कपड़े से ही तो आता है। और मूल्य भी देखते हैं कि जो हमने कपड़ा चुना है वो कहीं महंगा तो नहीं है, वो हमारे जितना हम पैसा खर्च कर सकते हैं उसके हिसाब से तो है, ब्रांड सही तो है, ये सब देख कर ही तो कपड़े खरीदते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी राइट है, हम सभी ध्यान देकर कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। इसकी विशिष्ट गुरुत्व जो है 2.5 होता है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। इसका जो गुरुत्व होता है ना वो 2.5 होता है। रेशम जो है हमारी वो एक कीमती कपड़ा होता है। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, आपको पता है ये एक प्रोटीन रेशा है, इसे कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट का जो संवर्धन है उसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। जो रेशम कीट से हम कपड़े बनाते हैं उसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। रेशम की कई बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेषताएँ हैं। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है यह सामग्री के घनत्व की तुलना करता है। अगर अनुपात में देखा जाए तो इसकी जो तुलना पानी के घनत्व से भी की जाती है। रेशम का जो गुरुत्व 1.64 है, रेशम 2.5 के रूप में विशिष्ट गुरुत्व गलत विशेषता है इसकी। ठीक है, इसमें से पूछा कौन सी विशेषता गलत है, इसमें से बाकी सब राइट है, यही एक रॉन्ग है। आपको हमेशा देखना रॉन्ग पूछ रहा है, बाकी सब सही है। उसकी जो गुरुत्व, उसका जो गुरुत्व है वो 2.5 नहीं है, 1.64 होती है। ठीक है, रेशम का गुरुत्व, बाकी सारे राइट हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन आंसर की दृष्टि से ये राइट है, ऑप्शन नंबर बी इस राइट है। ठीक है, और इसकी जो ये प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा होता है। रेशम रेशों का जो शक्ति वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। रेशम का जो अभिविन्यास है हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन अच्छी प्रबलता देती है। रेशम एक बहुत ही महीन रेशा होता है। इसकी सूक्ष्मता 11 से 12 माइक्रोन के बीच होती है। 11 से 12 माइक्रोन, ठीक है, आपको याद रखनी है, सभी 11 से 12 माइक्रोन के बीच होता है। रेशम एक क्रिस्टल बहुलक प्रणाली होती है। अत्यधिक अवशोषित, ये बहुत ज़्यादा अवशोषित, इसका जो वजन है 1/3 हिस्सा ही गीला, बिना गीला महसूस किए। और अगर मान लो रेशम गीला हो गया तो आपको फील नहीं होगा कि ये गीला है देख के, जब तक आप टच नहीं करेंगे, दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका 1/3 भाग, कपड़े का 1/3 भाग ही गीली होती है। ठीक है, इसको धुलने के लिए H2O2 यानी SO2 यानी ब्लीच ड्राई क्लीनिंग का प्रयोग किया जाता है। रेशम का जो रेशा होता है वो पानी में कमज़ोर हो जाता है। रेशम के संरक्षण के लिए, उसकी देखभाल के लिए डाई क्लीनिंग करना चाहिए। घर पे हम धुलाई नहीं कर सकते रेशम की, क्योंकि फिर वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। इसके ज़्यादा देर तक धूप में भी सुखाने से रेशम ख़राब हो जाता है। रेशम को गंदगी हटाने के लिए अवशोषकता या विलायक का उपयोग करके गंदगी हटा दी जाती है। बहुत अच्छे रेशम जो होते हैं, इसकी जो जमी हुई मैल है उसको हटाने के लिए ब्लीचिंग का भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेशम के लिए उपयुक्त हल्का विरंजक कारक माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अस्थायी विरंजक है, इसीलिए रेशम के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े के जलने पर उसमें से क्या निकलती है? सफ़ेद लौ, नीली लौ, पीली लौ या नारंगी लौ? सूती कपड़े के जलाने पर, जब हम सूती कपड़े को जलाते हैं तो उसमें से लौ किस प्रकार की निकलती है? सूती कपड़े को जलाने पर उसमें से पीली लौ निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, कपड़े की जो पहचान है करके सटीक तरीक़ों से इसे जला के भी हम कपड़े की पहचान कर सकते हैं। कोई भी आसानी से प्राकृतिक और कृत्रिम कपड़े के बीच अंतर कर सकता है। जलाकर उसके गंध से, उसके लौ से कपड़े की पहचान कर सकता है। ठीक है, पीली लौ, कपास जो होता है एक सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। यह चमकीला ज्वाला के साथ तेज़ी से जलने लगता है। यह नारंगी दीप्ति वाली पीली लौ निकलती है इसमें से। ठीक है, यह पिघलता नहीं है, ये जो है जलने लगता है सीधा, पिघलता नहीं है। इसकी जो जलने की जो बू आती है वो कागज़ या लकड़ी के समान आती है, लकड़ी के पत्तों के समान या कागज़ को जलाने पे जैसी आती है गंध, वैसी गंध आती है।
इसका जो राख होता है ना वो भूरा राख होता है, भूरा राख होता है और बारीक होता है, बहुत पतला होता है। ठीक, जो ऊन और अन्य प्रोटीन रेशे होते हैं ना उसमें नारंगी लौ के साथ जलते हैं, लेकिन जो सूती कपड़ा होता है ये पीली लौ के साथ जलता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन जो निम्नलिखित में से कौन सा सादा बुनाई का कपड़ा नहीं है? परकेल, छीट, डील या पॉपलिन। इसमें से कौन सा ऐसा जो सादा बुनाई का कपड़ा नहीं है? तो ड्रिल, ड्रिल जो है ये सादे बुनाई का कपड़ा नहीं है। ओके, ऑप्शन इज सी राइट ऑप्शन। जिस प्रकार ताना और भाना बनने जो ताना और बाना भरने वाले जो हमारे करघे होते हैं, जो हमारी बुनाई होती है वो 3 प्रकार की होती है। बुनियादी बुनाई 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक सादा बुनाई, एक साटन बुनाई और एक ट्विल बुनाई। तो सादे बुनाई में क्या होता है, जो सादा बुनाई हमारा होती है कपड़े को मुद्रित नहीं होते हैं, इसमें ये सतह खत्म नहीं होते हैं, इनका कोई सही गलत पक्ष नहीं होता है। ठीक है, ये आसानी से उखड़ते नहीं हैं लेकिन झुर्रीदार होते हैं। इसकी बुनाई कम शोषक, कम आप समझ लीजिए कम अवशोषित, कोई भी जब हम इसकी बुनाई करते हैं तो ये आसानी से बुन जाता है। इस बुनाई में ताने बाने की बारी बारी से धागों को उठाकर नीचे करके बाने के धागे ऊपर इंटरलेस किया जाता है। प्रत्येक बाने का धागा कपड़े की चौड़ाई के ताने के धागों के बीच से जाता है। ठीक, इसकी जो बुनाई है वो थोड़ी इजी होती है। टैबी बुनाई की तरफा बुनाई, लीलन बुनाई भी कहा जाता है इसे। ठीक है, लीलन बुनाई भी कहा जाता है इसे। जैसे हम हॉफ सैग बुनाई की बात करते हैं, सैल्टिंग तरंग की बात करते हैं, पार्केल या पॉपकिन आदि की बात करते हैं। ड्रिल जो फैब्रिक होती है वो क्या होता है, ड्रिल कपड़े का निर्माण यानी ट्विल बुनाई का उपयोग करके जो बनाया जाता है ये बहुत टिकाऊ होता है और मजबूत होता है। माध्यम और भारी वजन जो होता है सिंथेटिक फाइबर के साथ मिश्रित किया जाता है इसे। यह उपयोगिता जैसे वर्दी बनती है, जैकेट बनती है, शर्ट बनती है, इससे मोटे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीवूल 2 प्रकार के रेशों का मिश्रण है जो है पॉलीथीन प्लस ऊन, ऊन प्लस रेशम, कपास प्लस ऊन या फिर पॉलिस्टर प्लस ऊन। इसका जो राइट ऑप्शन है पॉलीवूल 2 प्रकार के रेशों का मिश्रण, एक पॉलिस्टर है और एक वूल। पॉलीवूल, आप अगर ध्यान से, पॉलीथीन तो कोई रेशा है नहीं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे अपने आप समझ जाएंगे कि पॉलिस्टर और वूल है। ठीक है, ये पॉलिस्टर जो है कृत्रिम रेशा है, ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। दोनों को मिलाकर शरीर को गर्म, शरीर के अनुकूल रेशे के लिए बनाया जाता है। अच्छा मुलायम और शानदार कपड़ा बनता है जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। जैसे इसे गुड़िया बनाई जाती है, डस्टर बनाए जाते हैं जो ब्लैक बोर्ड साफ़ करते हैं, बेड स्प्रेड की सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पॉली और वूल का ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, यानी 4th राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे तंतुओं रेशों से बने यान स्रोत को क्या कहा जाता है? फिलामेंट यान, स्टेपल यान, सादे यान या फैंसी यान। आपको ये अच्छी तरह पता होगा, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें रखा है। ठीक है, तो इसे स्टेपल यान कहा जाता है। जो छोटे तंतु के रेशे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्टेपल यान कहा जाता है। जो बड़े तंतु के रेशे होते हैं उसे फिलामेंट यान कहा जाता है। प्राकृतिक जगत में फिलामेंट यान आपको पता है कि सिर्फ एक ही है। बाकी जो हम सिंथेटिक रेशे बनाते हैं उसे हम कैसे भी बना सकते हैं। प्राकृतिक जगत का एक ही रेशा है जो वो फिलामेंट है, वो है रेशम। ठीक है, इसे जो स्टेपल रेशे होते हैं इसे इंच या सेंटीमीटर में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण धागा नहीं है? बनावट, पलाई, केबल, एकल। इसमें से कौन सा है जो एक साधारण धागा नहीं है? बनावट। ठीक, ये कोई साधारण धागा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, साधारण धागा वह होता है जिसका जो रूप होता है समान और चिकना होता है, समान रूप और मुड़ा हुआ होता है। पॉपलिन और कैब्रिक जैसे कपड़े अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर का एक संग्रह होता है। 2 या 2 से अधिक एकल धागे को एक समान घुमाए के पलाई यान बनाए जाते हैं। ठीक है, जो बनावट होती है, बनावट वाला रेशा, उसमें 2 या 2 से एकल धागे को मिलाकर पलाई यान बनाई जाती है। जैसे एक रेशा पतला गया है वो सिंपल हो गया, 2 रेशे गए हैं और मुड़ के प्लाई की तरह बनाया गया, प्लाई यान की तरह बनाया गया, तो जैसे 2-2 मीटर के 2 रेशे होते हैं उसे रूबिया के कपड़ों से किया जाता है। ठीक है, जो बनावट यान होता है वो टेक्सटाइल डिज़ाइन की एक प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम तंतु, लूप, कॉइल और क्लिप्स को घुघराले बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधा फर्म फिटिंग सिलहुट है। एक सीधा फर्म फिटिंग सिलहुट क्या होता है? टम्पलेट होता है, मर्मलेड होता है, सेल्थ होता है या ट्यूपिल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर
सी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। सेल्थ होता है। अब सेल्थ क्या है? एक सिल्हूट होता है। सिल्हूट क्या है? सबसे पहला ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है, ये इसमें पूछा हुआ है ना, सिल्हूट, ऊपर पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है सिल्हूट। आप समझ रहे होंगे इस शब्द क्या है, सिल्हूट क्या है, अब नए शब्द कहाँ से आ गए। तो सिल्हूट का मतलब होता है अपने शरीर पे डालने पर एक पोशाक का सामान आकार उत्पन्न करती है। जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें जो एक सामान आकार उत्पन्न करती है, उसे, उस पोशाक को सिल्हूट के रूप से जाना जाता है, ठीक, सिल्हूट के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर इसकी बात करें हम, तो छोटी पेचीदगियाँ के बजाय पोशाक के रूपरेखा है। तो इस पोशाक का जो एक रूपरेखा होता है उसे सिल्हूट कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये कपड़े ए लाइन वाले ड्रेस बनाए जाते हैं, जो प्रिंसेस ड्रेस बनते हैं, या फिर बॉल गाउन वाले जो ड्रेस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। सेल्थ क्या है? सेल्थ फर्म फिटिंग यानी सीधे काट वाला परिधान होता है, सीधे कट वाला जो परिधान होता है वो होता है। ये अक्सर कमर के, जैसे हम कुर्ती पहनते हैं तो हमारी कुर्ती साइड से सीधी कटी रहती है ना, सीधे काट वाला, या स्कर्ट पहनते हैं जिसे हम साइड से काट देते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। मर्मलेट क्या होता है? मर्मलेट वो है एक टेम्परेट पोशाक होता है। ये क्या होता है? ऊपर एक फर्म फिटिंग होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो मर्मलेट पूंछ जैसा दिखने वाला एक कपड़ा होता है। बहुत लंबा सा जो आप गाउन देख लेते हैं, आपने अभी कान फेस्टिवल में देखा बहुत लोगों को, खूब लंबे लंबे गाउन, उसे आप मर्मलेट कह सकते हैं, ट्रम्पलेट कहते हैं, ठीक है। ट्यूलिप क्या होता है? ट्यूलिप यानी कमर को आकार देने वाला, यानी स्त्री रूप। ट्यूलिप मतलब कि हमारी कमर को शेप दे रहा है, जो उसे ट्यूलिप कहते हैं। लंबा और पतला दिखाने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है, ट्यूलिप। तो आप समझ गए होंगे सारे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, मेज या तख्ते पर फैलाकर, गोद में रखकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन के पीछे की ओर स्टिच करने की अनुमति देता है? स्टिच को सुरक्षित करने के लिए सिलाई पैटर्न, विपरीत सिलाई, सिलाई पैटर्न, विपरीत सिलाई, तनाव नियामक, या फिर बैक स्टिच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, विपरीत सिलाई। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मशीन के पीछे से स्टिच करने की अनुमति देता है? तो ये विपरीत सिलाई होती है, ठीक है। सिलाई क्या होती है आपको पता है? टर्न या लूप, एकल धागा यान, एक सिलाई एकल धागा या यान, एकल धागे से की जाती है। किसी भी हाथ या मशीन से निर्मित सुई, फीता, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई व अन्य सभी मूलभूत निर्माण खंड टाँके होते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न टाँके लगाए जाते हैं। विपरीत सिलाई, सिलाई की शुरुआत और अंत में अक्सर विपरीत और सुदृढ़ीकरण टाँके का उपयोग किया जाता है ना। सिलाई का जो पैटर्न होता है लंबवत रूप दोहराए जाते हैं इसमें, ये बहुत अच्छे बनते हैं। जो शीर्ष, इसका तनाव नियामक क्या होता है? तनाव नियामक वो होता है जो शीर्ष धागे वाले तनाव, सही मात्रा में तनाव को, साफ सुथरे टाँके, एकदम क्लीन टाँके, क्लीन सिलाई की गई हो, उसे तनाव नियामक कहते हैं। एकदम जितना बार उसका ताना है उतना ही बाना है, एकदम क्लीन सिलाई हो, उसे कहा जाता है। बैक स्टिच क्या होता है? जो विपरीत दिशा से सिलाई की जाती है, बैक स्टिच। पीछे सिलाई करके कपड़े को छोटे और आगे की तरफ पीछे हल्के हल्के टाँके जाते हैं, कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ सुरक्षित रूप से बांधती है ये सिलाई, ठीक है, बैक स्टिच। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, विपरीत सिलाई। विपरीत सिलाई, सिलाई की शुरुआत और अंत अक्सर विपरीत व सुदृढ़ीकरण टाँके का उपयोग किया जाता है। सिलाई जैसे बटन टाँके का हम प्रयोग करते हैं। एक ही स्थान पर 3 से 5 टाँके लगाए जाते हैं, रिवर्स टाँके कहे जाते हैं। जैसे हम बटन टाँकते हैं, कोई हुक लगाते हैं हम, एक दूसरे में किया जाता है। अब बटन टाँकना एक समझिए, जिस प्रकार हम बटन टाँकते हैं उसी प्रकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप फास्टनर का आविष्कार कब हुआ था? जिप फास्टनर का आविष्कार 1891 में, 1899 में, 1900 में, या फिर 1905 में। तो जिप फास्टनर क्या होता है? कपड़े के दो किनारों को अन्य लचीली सामग्रियों के साथ जोड़ने को जिप फास्टनर कहा जाता है। जिप तो आपको पता ही होगा, जिप या फास्टनर उसे कहा जाता है। उसका जो नाम है, आकार और शैली रंगों की विस्तृत, जो एक ये प्लास्टिक की धातु, जो प्लास्टिक या दांतों की, इसकी दो बारीक बारीक दांतें होती हैं और प्लास्टिक की तरह बनता है। इसका जो निर्माण, इसको जो बनाया गया था वो 1993 में बनाया गया था, ठीक है। इसे क्लॉथ लॉकर, हिम जुडसन नाम था उनका, क्लॉथ लॉकर, एक प्रकार के आइशू फास्टनर बनाया था इन्होंने, ठीक है।
ये जो है यूनिवर्सल फास्टर कंपनी की स्थापना थी 1913 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अभी तक हमारे पास वो है 1891, लेकिन ये 93 में बना था। अगर ऑप्शन में 93 हो तो भी मार सकते, लेकिन ये आसपास का ऑप्शन है इसलिए मैं ये ऑप्शन बता रही हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट रंग का डॉट डॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिदीप्ति पर, विरंजक पर, धूप पर या धुलाई पर। जो हमारे बैट रंजक होते हैं उसका किस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिदीप्ति पर, विरंजक पर, धूप पर, धुलाई पर। इन सभी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, उनका इन सभी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बैट रंग होता है प्रक्रिया, जो बैट रंग होता है पानी में अघुलन रंग होता है। रंगाई की प्रक्रिया बाल्टियों या बैट में की जाती है, इसे क्षारीय रूप से लाकर लगाया जाता है। इसके बाद अघुलनशील रूप से ऑक्सीकरण द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाता है। धुलाई क्या होती है, धुलाई रंजक पानी में अघुलनशील, इससे रंग अच्छा हो जाता है और धोने पर फीका नहीं पड़ता। धूप आपको पता है, धूप दिखाई जाती है, प्रकाश के अच्छे प्रतिरोधक होते हैं, ये धूप से प्रभावित नहीं होते। जो रंजक होते हैं बैट रंजक, ये धूप से भी प्रभावित नहीं होते, ये विरंजक से भी प्रभावित नहीं होते। ये किसी ताप दीप्ति या ऑप्टिकल ब्राइटनर या फिर प्रतिदीप्ति भी इसे कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की चमक और सफ़ेदी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग बंधक रंगों से कपड़ों को रंगने से पहले रंग बंधक प्रक्रिया की जाती है। इससे रंगों पर क्या प्रभाव हो सकता है, पक्का रंग हो जाता है, चमकीला हो जाता है, अवशोषकता हो जाती है या फिर कोई नहीं होता है। रंग बंधक रंगों को कपड़ों के रंगने के पहले रंग बंधक प्रक्रिया की जाती है। इससे रंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अवशोषण, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैक्टिलोपियस कोकस नामक मादक कीड़े से कौन सा रंग बनाया जाता है, कोकनियल रंग, नारंगी, क्रिम्सन या फिर स्कारलेट। जो हमारा डैक्टिलोपियस होता है उससे किस मादक कीड़े से कौन सा रंग बनाया जाता है, कोकनियल रंग, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन की वसीय पदार्थ हटाने के लिए कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है। ऊन में जो वसीय पदार्थ होता है उसे हटाने के लिए किस चरणों से गुजरना पड़ता है। क्षार का संतृप्त घोल से 60 से 40 डिग्री सेल्सियस तक उबालना, प्रेस करना, पतले पेपर में डालकर रखना। तो जब ऊन कतरा जाता है, मतलब ऊन को जब निकाला जाता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। जब उसको स्काउरिंग किया जाता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। ऊन के वजन के हिसाब से लगभग 40% तक उसमें अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं। अशुद्धियों को ग्रीस, सूट, गंदगी आदि के रूप में, ये बहुत ग्रीसी होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी इसके अंदर होती है। तो इसको हटाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अच्छा ऊन प्राप्त कर सकें। वसायुक्त गंदगी होती है इसमें। आपको पता है भेड़ से जो हम उतारते हैं तो भेड़ कितनी गंदी जगहों में रहती हैं, तो उनसे उतारने के लिए हम ग्रीस को, जो उस पर ग्रीस जैसे पदार्थ लगे होते हैं चिपचिपे से, उन्हें उतारना पड़ता है। इसमें कटोरे वाली मशीन में डाला जाता है और कुछ कटोरे वाले छाड़ के साथ गर्म पानी होता है इसमें। वैसी पदार्थ हटाने के साथ साथ इसे इमल्सीफाई करने में भी मदद करता है। ग्रीस को 40 से 60 डिग्री पर उबाला जाता है। ग्रीस हटाने के लिए इसे 40 से 60 डिग्री पर उबाला जाता है। कास्टिक घोल निकालने के लिए ऊन को फिर से गर्म पानी में डाला जाता है। इनको अशुद्धि हटाने के लिए उसके बहुत सारे पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके ऊन कहीं। तो ये सारे इसके जो राइट ऑप्शन है, पहले तो इसको क्षार के संतृप्त घोल में डाला जाता है, सही है। ऊन को प्रेस नहीं किया जाता, ठीक है, ऊन को प्रेस नहीं किया जाता, 40 तक उबाला जाता है, पतले पेपर में डालकर इसे रखा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ए, बी और डी, ओके। सी नहीं है, प्रेस नहीं किया जाता उनको। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र निर्माण के पूर्व अथवा पश्चात, वस्त्र निर्माण के पहले अथवा बाद में अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है। निघर्षण कहलाता है, परिष्कृत कहलाता है, रंगाई कहलाता है, परिमार्जन कहलाता है। देखिए, वस्त्र के निर्माण के पहले और बाद में जो प्रकृत अशुद्धियों को निकाला जाता है उसे परिमार्जन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन।
उसे परिमार्जन कहा जाता है। परिमार्जन क्या होता है? ये तंतुओं में प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्राकृतिक अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं इसे परिमार्जन कहा जाता है। सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर देता है, कपड़े को साफ और अधिक शोषक बना देता है और तंतुओं को कपड़ा बनाने के लिए तैयार कर देता है। जब हम तंतुओं को परिमार्जन करते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए तैयार कर देते। परिष्कृत क्या होता है? यह कपड़ा तैयार होने के बाद किया जाता है। इसकी उपस्थिति सुधार करने के लिए की जाती है, चमक बढ़ाने के लिए, स्पर्श छूने में अच्छा लगे, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की जाती है। रंगाई तो आपको पता ही है, कपड़े को जब हम बना लेते हैं तो उसकी परिसज्जा रंगाई की जाती है, उसको जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो रंगाई कहलाती है। तंतुओं की सफाई, ये सब तंतु की सफाई कपड़े बनने के बाद की प्रक्रिया है, ठीक है। निघर्षण क्या होता है? यह रंग की डिग्री निर्धारित करता है कि कितने डिग्री सेल्सियस, कितने रंग की जो डिग्री है वो कितने डिग्री सेल्सियस में इस कपड़े को डाला जाए ताकि इसकी जो घर्षण परिपक्वता है वो प्रतिरोध, इसे घर्षण परिपक्वता या प्रतिरोध भी कहा जाता है, ताकि वो इसका जो रंग है वो इसमें आ भी जाए और कपड़े को कोई नुकसान ना हो, इसे निघर्षण कहा जाता है, ठीक है। ये मोटर चालित द्वारा किया जाता है, ये मशीनों द्वारा किया जाता है निघर्षण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजनी कढ़ाई का काम ... राज्य से संबंधित है। सिक्किम से, ओडिशा से, राजस्थान से या बिहार से। सुजनी कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, बिहार राज्य से संबंधित है सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई बिहार राज्य में होती है। सुजनी कला भारत सरकार द्वारा GI टैग भी मिला है इसे। कपड़े जो ये कढ़ाई है ये मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में होती है, ठीक है। पहले ये कढ़ाई रजाई और बेड स्प्रेड का उपयोग किया जाता है, पर धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें आने लगी, तो ये महिलाओं द्वारा की जाने वाली कला 18वीं शताब्दी से ये पारंपरिक कला में शामिल हो गई है। नवजात शिशुओं के लिए नरम आवरण प्रदान करने के लिए कला का मुख्य उद्देश्य है। साड़ी और धोती को काट के साधारण सिलाई की जाती है, ठीक है। बिहार में बनाई जाती है सुजनी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 190 फ़ारेनहाइट पर, 200 फ़ारेनहाइट पर, 150 फ़ारेनहाइट पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 150 फ़ारेनहाइट पर धुलना चाहिए कपड़े को। देखिए, सूती कपड़े मजबूत व लचीले होते हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से वॉशिंग मशीन या टंबल में ले जा सकते हैं। कपड़े एक ऐसी सामग्री होती है जिसे सिकुड़ने का भी खतरा होता है। जो सूती कपड़ा होता है वो सिकुड़ने का भी, क्योंकि कपास बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। सफ़ेद कपड़ों के लिए अधिकतम 203 और रंगीन कपड़ों के लिए अधिकतम 150 तापमान अच्छा होता है, ठीक है। और डिटर्जेंट, इसे मशीन में साबुन और डिटर्जेंट के साथ ठंडे पानी में धोना चाहिए, गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी वस्त्र धोने के लिए ... पानी का उपयोग करना चाहिए। उबलते पानी का, गर्म पानी का, गुनगुने पानी का या ठंडे पानी का। जब हम रेशमी कपड़ों की बात करते हैं तो हमें कैसे पानी का उपयोग करना चाहिए? ठीक, हल्का गुनगुना होना चाहिए पानी, ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। रेशमी कपड़े जो बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें धोते समय बहुत सारा देखभाल करनी, अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है। डिटर्जेंट और साबुन धूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, साबुन से हो जाता है। साबुन का जो pH है वो भी तटस्थ होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल pH होना चाहिए। गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए इसे धोने के लिए, और यह कपड़ों को सिकुड़ने से रोकता है। पानी अगर गुनगुना हल्का सा रहेगा तो कपड़े को सिकुड़ने से रोक देता है। यह अम्लीय साबुन इसको नुकसान पहुंचा सकता है। गर्म या उबलता पानी इसको सिकोड़ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों के लिए ... कपड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त? सूती कपड़ा, नायलॉन कपड़ा, एक्रिलिक कपड़ा या फिर पॉलिस्टर कपड़ा। गर्मियों के लिए सबसे अच्छा सूती कपड़ा होता है, ठीक है। पसीनों को सोखता है और हमें ठंडक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते समय तीखी गंध देने वाला धागा है? रेशम, सूत, ऊन या फिर नायलॉन। जलते समय कौन सा धागा तीखी गंध देता है? नायलॉन, ठीक है। फाइबर के भिन्न, जैसे फाइबर क्या होता है, एक फाइबर होता है नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। जो नेचुरल फाइबर होगा वो या तो प्लांट से प्राप्त होता है या तो एनिमल से प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वे रेशे पौधे या जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। सिंथेटिक रेशे जो होते हैं मानव निर्मित रेशे होते हैं, पॉलीमर कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें हम पॉलीमर तब प्राप्त होता है जब छोटी इकाइयाँ रासायनिक छोटे छोटे एक साथ जुड़ जाते हैं। रेशम, एक्रिलिक, रेयॉन, डेक्रॉन, बहुत सारे सिंथेटिक कपड़े बनाए जाते हैं जो तीखी गंध वाले होते हैं, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम और सिंथेटिक उत्पाद द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। नायलॉन जो है वो पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। इसका पहले तो सही ऑप्शन है नायलॉन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ये सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है। 1930 में 1930 के दशक में एक अमेरिकी शोधकर्ता ड्यूपॉट नाम था इनका, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ड्यूपॉट, इनका नाम था ड्यूपॉट।
इन्होंने इसकी सबसे पहले रासायनिक फॉर्मूला की वालेस कैर्थस के द्वारा विकसित किया गया था। इनका नाम वालेस कैर्थस था। यह किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना, जैसे इसमें क्या कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। नायलॉन रैखिक पॉलीमर है। यह एक श्रृंखला की रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है। नायलॉन 6 विभिन्न नायलॉन पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, इसमें है क्योंकि इसमें नायलॉन 6 हेक्सामिथिलीन और एपिडिक एसिड होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूपा में कीड़ा अपना पूरा विकास कर चुका होता है। यह कीड़ा अपने मुंह से कच्चे धागे के रूप में कच्चे धागे के रूप में डॉट तंतुओं को निकालता है। अत्यधिक बारीक, बहुत लंबा, चिपचिपा और मजबूत। तो आपको पता है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ए, बी, सी और डी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। रेशम जो है, रेशम कीट यानी इसे प्रोटीन रेशा कहा जाता है। रेशम को जो तंतु बनाने का रेशम कीटों की खेती, रेशम उत्पाद को सेरीकल्चर कहा जाता है। बॉम्बिक्स मोरी जो रेशम का कीड़ा होता है उसका नाम बॉम्बिक्स मेरी है। रेशम का जो जीवन चक्र होता है 4 अवस्था होती है, उसमें अंडा, कीड़ा, कोकून और प्यूपा। ठीक है, इसे मोठ भी कहा जाता है, प्यूपा को क्रिसलिस मोठ भी कहा जाता है। रेशम कीट कैटरपिलर जो होता है उसे रेशम कीट कहा जाता है। ठीक है, अंडा जो अंडे का एक लार्वा में बदल देता है, उसके बाद कीड़ा बन जाता है, फिर कोकून सुरक्षा के लिए काटा जाता है, फिर जो प्यूपा होता है परिपक्व हो जाता है और कोकून निकालता रहता है बाहर। यह मादा वयस्क कीट तब अंडा देती है जब उसका जीवन चक्र जारी रहता है। ठीक है, प्यूपा अपने सिर को लगातार घुमाता रहता है जिससे कोकून घूम कर वो बहुत सारा अपने आप को ही ढक लेता है। कोकून से घुमा कर उसके नाक के पास 2 छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से ये निकलता रहता है। प्रोटीन जैसा पदार्थ होता है। वायुमंडल के संपर्क में आने से ये बहुत महीन, चिपचिपे लेकिन बहुत मजबूत रेशमी तंतु बन जाता है, कठोर हो जाता है धीरे धीरे। फिर रेशमी तंतु बनाने के लिए इसे कठोर हो जाता है। प्रत्येक कीड़ा 2 रेशमी तंतु पैदा करता है। एक सेरेसिन नामक गोद होता है, दूसरा कोकून अकेला होता है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है, इसे तोड़कर कीड़े को निकाल दिया जाता है और ये बाहर, या कीड़ा निकल जाता है खुद से इसे तोड़कर, और फिर ये हमें प्राप्त हो जाता है। निरंतर लंबे तंतु प्राप्त करने के लिए प्यूपा के साथ कोकून को परितप्त करके नष्ट किया जाता है। जब हम इसकी खेती करते हैं तो कोकून को उसके अंदर ही मार देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली बुनाई वाले वस्त्र जिसमें बड़े आकार डिज़ाइन होते हैं उन्हें डॉट कहते हैं। खुली बुनाई वाले वस्त्र जिसमें बड़े आकार के डिज़ाइन होते हैं, लेस, नेट, ब्रेड या फिर नीट, इसे नेट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इसे नेट कहा जाता है। आपको पता है नेट कैसा, आपने देखा होगा। इसे मछली पकड़ने के लिए मछली का जो जाल बनाया जाता है, तागों को तंतु के प्रकार का बनाया जाता है। ये मजबूत होता है और खुले होते हैं। रेशम और लीलन फीते के कपड़े के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो फीते का कपड़ा बनता है उसके लिए भी उपयोग किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों पाल का प्रयोग कपड़ों में डॉट लाने के लिए किया जाता है। कड़कपन लाने के लिए, सफ़ेदी लाने के लिए, शक्ति लाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तीनों पाल का जो प्रयोग करते हैं हम कपड़े में सफ़ेदी लाने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तीनों पाल कपड़े में ये प्रकाशिक प्रभाषक होता है, BTC कहा जाता है। तीनों पाल ग्रेड प्रतिदीप्ति सफ़ेदी कारकों में FWA श्रेणी का हिस्सा होता है। सफ़ेदी क्या होती है? कागज़ और कपड़ा उद्योग में करने के लिए जो प्रतिदीप्ति कागज़ आंतरिक और कोटिंग की जाती है, अपमार्जक ब्यूटिक एजेंटों के बजाय किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलन के लिए विरंजक प्रक्रिया को डॉट दोहराया जाता है रात्रि भर, दिन भर, बार बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। लीलन के लिए विरंजक प्रक्रिया को, लीलन प्राप्त करने के लिए जो विरंजक प्रक्रिया होती है उसे बार बार दोहराया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, बार बार दोहराया जाता है। वस्त्रों की तैयारी में विरंजक का चरण महत्वपूर्ण और सार्थक होता है किसी भी वस्त्र की तैयारी के लिए। ठीक है, लीलन एक अस्थायित्व उत्कृष्ट है। समय के साथ पीले या धूसर होने की प्रवृत्ति भी होती है इसमें। सफ़ेद लीलन की रंग बहाली उसके लिए सबसे आम तरीका विरंजक ही होता है। सफ़ेद जो होता है उसे रंग हटाने के लिए सफ़ेद रंग एक आम तरीका जो है रंग विरंजक। लीलन दागों को सुखाने से पहले तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए। अगर लीलन के कपड़े पर कोई दाग लग गई और सूख गया तो वो हटाया नहीं जा सकता, जल्दी से नहीं हटता है, तो उसे तुरंत सुखा लेना चाहिए। ठीक है, इस पे अगर आपने किसी रासायनिक उपचार किया, विरंजक का प्रयोग करिए, नहीं तो ये कपड़ा ख़राब हो जाएगा। ब्लीचिंग नहीं कर सकते आप इस पर, नहीं तो ये कपड़ा ख़राब हो जाएगा।
जब आप किसी रासायनिक पदार्थ का भी प्रयोग करें तो क्लोरीन नहीं होना चाहिए, उसमें क्लोरीन होना चाहिए, तभी आप लीलन को धुल सकते हैं। ठीक, तो बार बार दोहराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों को पक्के रंग के लिए डॉट डॉट रसायन का प्रयोग किया जाता है, एसीटिक अम्ल का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, सोडियम का, या सभी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एसीटिक अम्ल का भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी, सोडियम का भी। एसीटिक अम्ल क्या होता है? एक कार्बनिक रसायन होते हैं जिसमें CH3 COOH कहा जाता है। कार्बोक्सिल अम्ल परिवार, औषधीय रसायन कपड़ा के खाद्य क्षेत्रों में। ठीक है, लैक्टेस कृत्रिम जो सामग्री होती है उसके साथ कपड़े की रंगाई की जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, गर्म किए गए अकार्बनिक रसायन पोटेशियम डाइक्रोमेट विषाक्त क्रोमियम धुएं से मुक्त करता है, जिसमें नारंगी और लाल रंग की क्रिस्टलीय होता है। ये शक्तिशाली होता है, ऑक्सीकरक होता है और बहुत संरक्षात्मक होता है, बहुत रक्षात्मक होता है। ठीक है, क्रोम मॉडल नारंगी दाग वाली लकड़ी के क्रेम टैन के चमड़े के लिए किया जाता है, जो चमड़ा रंगा जाता है उसके लिए किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त है? प्रातः, दोपहर, शाम या रात्रि? जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दिन के कौन से समय कपड़ा खरीदना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, दोपहर के बाद। दोपहर के बाद जो रंग और डिज़ाइन होता है प्राकृतिक प्रकाश की आवश्यक होती है। सुबह शाम जो है थोड़ा सा जो है दिन ढलता हुआ रहता है शाम को या फिर सुबह, वैसे तो हम कलर और वो डिज़ाइन बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे के प्राथमिक गुणों के अंतर्गत डॉट डॉट देखा जाता है, लंबाई, चौड़ाई, अनुपात, रेशे की शक्ति, लचीलापन, काटने की क्षमता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, सभी देखे जाते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई भी देखी जाती है, रेशे की शक्ति भी देखी जाती है, लचीलापन भी देखा जाता है और काटने की क्षमता भी देखी जाती है। रेशे के दो गुण होते हैं, एक प्राथमिक गुण और दूसरा द्वितीयक गुण। जो रेशे में उपयोग के लिए प्रमुख गुण होने चाहिए वो होना चाहिए कपड़े की प्राथमिक विशेषताओं में उसकी उच्च लंबाई, चौड़ाई, अनुपात, लचीलापन, कोमलता, शक्ति, ये सब अच्छे होने चाहिए और काटने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। इसकी लंबाई, चौड़ाई और अनुपात 100 गुना अधिक होना चाहिए। रेशों का अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल की लंबाई से कम नहीं होना चाहिए। शक्ति यानी तनाव झेलने की क्षमता, लचीलापन यानी कपड़े में लचीलापन होना चाहिए, सुकृढ़ता होना चाहिए, उसमें लचीला और कोमल होना चाहिए। सटाव यानी चिपकते रहने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, एक रूपता होनी चाहिए यानी कि लंबाई, चौड़ाई, सटाव, लचीलापन सब एक जैसा होना चाहिए। जो द्वितीय विशेषता होती है वो क्या होती है? वो होती है चमक, भौतिक आकार, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, चालकता, अवशोषकता, पीलिंग, लोचदार, ये सब द्वितीय गुण होते हैं। ठीक है, वांछनीय है लेकिन आवश्यक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावेल पानी निम्नलिखित में से किसके काम आता है? कपड़े रंग करने के लिए, कपड़े का रंग पक्का करने के लिए, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए, या फिर कपड़े पर चमक लाने के लिए? सबको पता होगा जावेल वाटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कपड़े पर चमक लाने के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। कपड़े पर चमक लाने के लिए हम जावेल वाटर का प्रयोग करते हैं। जावेल वाटर मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड को जावेल वाटर कहते हैं, Na2ClO3। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र होता है, आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण व्यंजक होते हैं सूर्य का प्रकाश, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जावेल पानी होता है। इन सबको मिलाकर जावेल वाटर बनाया जाता है। ये क्या करता है? रंगों को ठीक करने के लिए मॉर्डेंट का उपयोग किया जाता है, कपड़ों को रंगने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है, मैकाइट, हटा, क्रिस्टल वालेट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है डेक्रॉन, नाइलॉन, टेरिलीन, अर्नॉल। जो एथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है कौन सा बनता है? टेरिलीन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। एथिलीन ग्लाइकॉल से टेरिलीन बनता है। टेरिलीन एक कृत्रिम पॉलिस्टर फाइबर होता है। टेरिलीन का जो ग्लाइकोल और टेम्परेथेलिक एसिड पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। अमेरिका में डेक्रॉन नाम से जाना जाता है। यही जो टेरिलीन है उसे अमेरिका में डेक्रॉन नाम से जाना जाता है। इसका बनाया गया था। इसका उपयोग वस्त्र, कालीन आदि बनाने के लिए किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल टेम्पलेट अम्ल पॉलिस्टर फाइबर में किया जाता है। जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड मिश्रण उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। अर्नॉल क्या है? अर्नॉल कृत्रिम एक्रिलिक फाइबर है। एक्रोनिट्राइल एक बहुलक होता है। नाइलॉन क्या होता है? नाइलॉन कृत्रिम बहुलक है, आपको पता है। पॉलीमराइजेशन और थर्मोप्लास्टिक भी कहा जाता है इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट प्राकृतिक तंतु है, लीलन, पॉलिस्टर, रेयॉन या फिर नायलॉन, इसमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? लीलन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। सॉरी, ये लंबे बालों की तरह महीन होते हैं, वस्त्रों की मूल इकाई होता है। ठीक, बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के लिए किफ़ायती होना चाहिए। कपास जो है सेलुलोजिक, शोषक, छिद्र युक्त होता है और ठंडा होता है। कपास के बीज से मिलता है। लीलन क्या होता है? सेलुलोजिक, चमकदार, चिकना, टिकाऊ और धोने में आसान होता है। अलसी की छाल से मिलता है। ऊन प्रोटीन, कोमल और चिकना होता है। भेड़ के बाल या बकरी बनाया जाता है। लामा पेप्सिको एक बकरी है उसको। रेशम प्रोटीन युक्त महीन होता है, चिकना होता है। ठीक है, जो कृत्रिम रेशे होते हैं पहले पौधे से प्राप्त जो होता है कपास और लीलन, जो प्राकृतिक कपास और लीलन से प्राप्त किए जाते हैं। सेलुलोजिक होते हैं, 2 होते हैं। पशु से ऊन और रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और कृत्रिम जो रेशे होते हैं वो कृत्रिम नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ठीक, इसमें सेलुलोजिक, थर्माप्लास्टिक, रासायनिक होता है। पुनर्जीवित रेयॉन को कहा जाता है। चमकदार, चिकना और ठंडा होता है। शोषक, प्रकृति के बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम ये बता दें रेयॉन क्या होता है। एक अर्ध कृत्रिम तंतु होता है, इसमें लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके बनाया जाता है। पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, कृत्रिम, हमने पहले भी बात की कि पॉलिस्टर जो है पूरी तरह से कृत्रिम रेशा, कृत्रिम बनाया जाता है। नायलॉन यह एक कृत्रिम बहुलक होता है। इसमें भी पॉलीएमाइड और थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करके बनाया जाता है। तब्बू, टायर, वायर प्रूफ, ये सब का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति धब्बे में, प्राणिज धब्बे में, वसायुक्त धब्बे में, खनिज युक्त धब्बे में। जो चाय के धब्बे होते हैं वो वनस्पति धब्बे में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। देखिए, जो खनिज धब्बे होते हैं ये क्या होते, पहले वनस्पति धब्बे देख लीजिए। वनस्पति धब्बे वे धब्बे होते हैं जैसे चाय का धब्बा, कॉफ़ी का धब्बा, जो वनस्पति पदार्थ से लगे हुए धब्बे। प्राणिज धब्बे प्रोटीन युक्त धब्बे, इन्हें ठंडे पानी में डिटर्जेंट द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे रक्त का, दूध का, अंडा का और मांस का धब्बा। वनस्पति धब्बे में बहुत सारे आते हैं, बताया हमको, चाय, कॉफ़ी, फल, वनस्पति, ये सब आते हैं। जूस का धब्बा लग गया। तो वसायुक्त धब्बे क्या होते हैं? विलायक होते हैं जिन्हें हटाए, जैसे घी का धब्बा, तेल का और मक्खन का। खनिज युक्त धब्बे स्याही का, जंग का या फिर कोयले का धब्बा जो लग जाता है उसे खनिज युक्त धब्बे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी वस्त्रों पर डॉट डॉट लग जाती है। नमी युक्त वस्त्रों पर डॉट डॉट लग जाते हैं। फफूंदी, कीड़े, कीट, खमीर या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन वस्त्रों में नमी युक्त होते हैं, जो वस्त्र नमी युक्त होते हैं, इनमें बहुत ही आसानी से फफूंदी लग जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। फफूंदी क्या होता है? मशीन में छोड़े गए बिना सुखाए, जैसे हमने कपड़े रख दिए, बदबू कर रहे हैं तो इसमें फफूंदी लग जाती है। इससे क्या होता है? वस्त्रों पर दाग और धब्बे पड़ जाते हैं। काले और भूरे रंग के सफ़ेद हो जाते हैं, ये बहुत गंदे से लगते हैं, मटमैले कलर का हल्का सा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। जो वस्त्र है उसे सही तरीके से ना रखने पर उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, नेफ्थलीन, गेंदे के कीड़े लग जाते हैं। खमीर भी वस्त्रों पर ही लगता है अगर लंबे समय तक कोई वस्त्र नहीं पहना गया और गीला वस्त्र छोड़ दिया गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे डिजाइन जो आकार, रूप, रंग व रेखाओं के माध्यम से बनते हैं, चाहे वे खुले स्थान से बनाए जाते हों या फिर कागज़ पर बनाए गए हों, डॉट डॉट कहलाते हैं। सजावटी डिज़ाइन कहलाते हैं, रचनात्मक डिज़ाइन कहलाते हैं, विलासितापूर्ण कहलाते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं कहलाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। रचनात्मक डिज़ाइन कहलाते हैं। ठीक है, जो आकार, रूप, रंग और रेखाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ाइन या नमूने को हम डॉट डॉट प्रकार से बांट सकते हैं। रचनात्मक, सजावटी, त्रुटिपूर्ण या फिर अर्थहीन। डिज़ाइन या नमूने को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं? डिज़ाइन व नमूने को हम डॉट डॉट प्रकार से बांट सकते हैं। रचनात्मक, सजावटी, त्रुटिपूर्ण या फिर अर्थहीन, ए और बी। ठीक, रचनात्मक और सजावटी दोनों से बांट सकते हैं। जिस ऑप्शन में ए और बी है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। ठीक, डिज़ाइन रेखाओं, आकृतियों, रूपों, रंगों और बनावटों की व्यवस्था को डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, एक सही व्यवस्था को रेखा, आकृति, रंग, रूप
बनावट की एक सही व्यवस्था को डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, रचनात्मक डिज़ाइन क्या होते हैं? ये मूल व्यवहारिक अविस्मरणीय रचनात्मक डिज़ाइन सभी विशेषताएं होती हैं इसमें। रचनात्मक प्रकार के डिज़ाइन तब होते हैं जब कई कलात्मक तथ्यों को जोड़कर, कुशलता से जोड़कर विचार से बनाया जाता है। ठीक है, संक्षेप में अगर आप जानना चाहें तो ये है कि उस उद्देश्य को पूर्ण करता हो जिसके लिए बनाया गया हो। ठीक, डिज़ाइन को किसी तरह के लोग को प्रेरित कर, जो डिज़ाइन है वो कैसे भी लोग हों उन्हें देख के अच्छा लगना चाहिए। कागज़ पर खुले क्षेत्र में जो आकार, रेखा और रंग का उपयोग करके रचनात्मक डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं उन्हें भी देखकर कोई भी देखकर उसे आकर्षित हो जाए। सजावटी डिज़ाइन क्या होते हैं? सजावटी डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन संदर्भित करते हैं जो किसी बाहरी स्वरूप को बेहतर बनाने में किया जाता है, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग सजावटी डिज़ाइनों का उपयोग किया जाता है। जैसे वेडिंग प्लानर करते हैं शादियों में, घर की सजावट, अलंकरण, प्रिंट, सिलाई, बटन, ये सब जो है सजावटी डिज़ाइन में आते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे कपड़े गर्म पानी में साफ़ हो जाते हैं क्योंकि वॉशिंग सोडा पानी व ग्रीस के बीच के तनाव को कम करता है, तेल व पानी का घोल बन जाता है, कपड़े को रगड़ने से गंदगी निकल जाती है, गर्म पानी से यह क्रिया आसान हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, सबसे पहले तो ये वाला सही है। ठीक, वॉशिंग सोडा पानी व ग्रीस के बीच तनाव को कम करता है। दूसरा सही है, तेल व पानी घोल, नहीं ये गलत है। कपड़े को रगड़ने से गंदगी निकल जाती है, सही है। गर्म पानी में यह क्रिया आसान हो जाती है, ये भी सही है। ए, सी और डी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, ए, सी और डी। अपमार्जक का उपयोग करके सफाई करने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के साबुन और कृत्रिम अपमार्जक होते हैं। कपड़ों को साफ़ करने की क्षमता और सुधार करते हैं, कपड़ों में चिकनाई हटाने में सहायक होते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा पानी ग्रीस के बीच के तनाव को कम कर देता है। कपड़ों को गंदगी को साफ़ करने से में गंदगी के अणु और पानी के बीच मौजूद सतह तनाव बाधा उत्पन्न करता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के प्रकार के आधार पर उसे डॉट डॉट भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक भागों में, सहतूत में, कृत्रिम में या फिर गैर सहतूत में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन, प्राकृतिक और कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन, ए और सी राइट ऑप्शन। ठीक है, रेशम का जो प्रकार के आधार पर उसे बांटा जा सकता है दो भागों में, प्राकृतिक और कृत्रिम। दो प्रकार से रेशम बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशम मूल रेशम के रेशे जंतु रेशे होते हैं। प्रोटीन जो हवा के संपर्क में आकर सख्त हो जाता है, जो कीड़े से बनाया जाता है, कोकून से प्राप्त होता है। ठीक, संश्लिष्ट रेशे कोई ऐसा रेशा जैसा रेशम जैसा दिखने वाला रेशा, ठीक है, उसे संश्लिष्ट रेशे कहा जाता है। कृत्रिम रेशम अक्सर रेयॉन के लिए प्रयुक्त शब्द है। कृत्रिम रेशम रेयॉन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेयॉन रेशम जैसा ही रेशा है। पॉलिस्टर, रेयॉन, मर्सरीकृत कपास, इन सामग्रियों के संयोजन से रेयॉन बनाया गया है। एकदम रेशम की तरह ही चमक, उसमें थोड़ी ज़्यादा ही चमक होती है। रेशम जैसा रेशा बनाया गया, ठीक, उसे कृत्रिम कहते हैं। शहतूत रेशम क्या होता है? सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत के कीट है। ठीक, कोकून से निकलने वाला रेशम शहतूत रेशम लोचदार होता है और देखने में सुंदर रंगों से रंगा जा सकता है। शहतूत रहित रेशम क्या होता है? शहतूत रहित मतलब कि आपको पता है रेशम का जो कीड़ा होता है शहतूत के पेड़ों पर ही पलता है। तो शहतूत रहित जैसे मुलसेल रेशम, स्पाइडर रेशम जो अन्य पेड़ों पर पाला जा सके, एनाफे रेशम, फगारा रेशम, कोन रेशम जो अन्य जंगली वृक्षों पर पाले जाते हो। ठीक है, ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दो ही है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के विलयन से रेशम अधिक चमकदार हो जाता है। मृदु क्षार से, मृदु अम्ल से, नील से या फिर स्टार्च से। जो रेशम है वो अधिक चमकदार मृदु अम्ल से हो जाता है। क्षार तो उसको नुकसान करता है, लेकिन मृदु अम्ल से वो चमकदार होता है, उसकी खोई हुई चमक और कोमलता वापस आ जाती है। हल्का सफ़ेद सिरका दिया जाता है इसमें। सफ़ेद सिरका रेशम की चमक और कोमलता को अच्छा कर देता है। ठीक है, प्रत्येक 3.5 लीटर गर्म पानी में 14 कप सफ़ेद आशुद्ध सिरका, ठीक, विनेगर
एक बड़े बर्तन में रखे जाते हैं और कपड़ों को पूरी तरह से डुबाकर फिर उसे निकाला जाता है, तो कपड़ों की जो चमक है वो वापस आ जाती है। सिरके के पानी से निकालने पर बार बार गुनगुने पानी से साफ कर पानी को धोया जाता है उससे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी इज़ राइट ऑप्शन है। अब मृदु क्षार क्या होता है? रेशम के रेशे मजबूत क्षार में घुल जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया। मृदु क्षार का उपयोग किया जाता है ताकि इसकी नमी वापस आ जाए। नील सोयाबीन के मॉर्डेंट मिलाकर रेशम के नील की डाई का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन में टाइल पर पानी के मॉर्डेंट की कुछ बूंदें डालकर और नील स्टिक से उसे उजागर करने का कार्य किया जाता है। स्टार्च क्या होता है? स्प्रे किया जाता है स्टार्च का कपड़ों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत कपड़ा डॉट डॉट है, नायलॉन, सूती, एक्रिलिक या फिर पॉलिस्टर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे मजबूत कपड़ा है? तो नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नायलॉन सबसे मजबूत कपड़ा होता है क्योंकि ये संश्लिष्ट रेशा है। नायलॉन मानव निर्मित रेशा होता है, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग के बनाया गया है। इसे कोयले, पानी, हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेशा था। नायलॉन जो है मजबूत होता है, लोचदार और हल्का होता है, चमकदार और धोने में आसान भी होता है नायलॉन। तो इसका राइट ऑप्शन। बाकी सूती, एक्रिलिक और पॉलिस्टर आप जानते हैं। एक्रिलिक शायद ना जानते हो, यह मानव निर्मित रेशा होता है एक्रिलिक भी, और यह भी संश्लिष्ट प्रकार का होता है, ठीक है। और एक्रिलिक का कपड़े जो अपेक्षाकृत सस्ता होता है और विभिन्न प्रकार के रंगों में उपलब्ध भी हो जाता है। सूती आपको पता है, पॉलिस्टर पता है। पॉलिस्टर संश्लिष्ट रेशा है, आसानी से सिलवट नहीं पड़ती इसमें, ये सख्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूती कपड़ा जलता है तो डॉट डॉट गंध आती है, कागज़ जलने जैसी, अम्ल जलने जैसी, बाल जलने जैसी, रसायन जलने जैसी। जब सूती कपड़ा जलता है तो कागज़ जलने जैसी गंध आती है, हमने आपको पीछे भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनाई के लिए यान का नंबर होना आवश्यक होता है, 1, 2, 3 या फिर 4। बुनाई के लिए जो यान का नंबर होता है वो 1 नंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। बुनाई लंबी सुइयों का उपयोग करके निरंतर धागे द्वारा बनाए गए कई छोरों से जोड़ने वाले या बांधने का अभ्यास करते हैं। जब पर्याप्त लूप होते हैं तो एक सपाट सामग्री जिसे कपड़ा कहा जाता है, ठीक, उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक लूप या गांठ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक क्या होता है? बुना हुआ होने पे केवल एक धागे का उपयोग करके जो कपड़ा बनाया जाता है उसे एक कहा जाता है। बुनाई करते समय टाँके को बंधन करते हुए छोरों को एक समूह में लंबी सुई से दूसरी ओर स्थानांतरित करके लूप बनाए जाते हैं। इंटरलॉकिंग किया जाता है। सतत यान का सेट कहा जाता है, ठीक है। इसे फिलर नीट, प्लेन, रिब, पर्ल, पैटर्न, डबल नीट, ताना बाना, टिक्रॉट, राशेल, मिलानी, ये सारे मुख्य श्रेणियों में इसके आते हैं। नीट की 2 मुख्य श्रेणियाँ होती हैं। बुनाई की घाटी छोरों का स्तंभ किया जाता है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के लिए ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? बड़ा, छोटा, चौकोर या तिकोना? जो लंबी गर्दन वाली स्त्री हैं उनके लिए ब्लाउज का गला चौकोर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। छोटी गर्दन वाली स्त्री के लिए जो ब्लाउज का गला होना चाहिए वो गोल होना चाहिए, क्रू टर्टल नेक होनी चाहिए, ठीक, ताकि उनकी गर्दन और लंबी दिखाने में मदद करे। चौकोर होना चाहिए ताकि गर्दन छोटी दिखाने में मदद करे, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का, ब्लीचिंग पाउडर का? तारपीन और मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पेंट और का दाग छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई करते समय आप अस्तर के कपड़े को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीछे की सिलाई का, आर पार की सिलाई का, गोट की सिलाई का या फिर असमान कच्ची सिलाई का? सिलाई करते समय जब अस्तर का कपड़ा जोड़ा जाता है तो उसमें असमान कच्ची सिलाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। अस्थाई सिलाई से पहले अस्थाई सिलाई की जाती है। जब कपड़े में अस्तर जोड़ते हैं तो इसमें असमान कच्चे टाँके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम का, डायरेक्ट सिस्टम का, चेस्ट और डायरेक्ट सिस्टम का या फिर इनमें से कोई नहीं? जो रेडीमेड कपड़ा लेते हैं उसमें नाप के लिए चेस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इससे क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के चेस्ट सिस्टम का प्रयोग, जैसे स्मॉल बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं, कई प्रकार के कपड़े बनाते हैं, तो चेस्ट सिस्टम से लगभग कपड़ा फिट आता है सभी को, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाई से पहले कपड़े को चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? पेंसिल का, खड़िया का या फिर मिल्टन चौक का? कुछ नहीं।
मिल्टन चॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए साधारण गर्म इस्त्री से, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, या बीच में एक कागज़ रखकर। जब हम ऊनी कपड़े पर, तो उसमें बीच में एक सूती कपड़ा रखकर उसे इस्त्री करनी चाहिए हल्की इस्त्री से, ताकि नमी उसकी अवशोषित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत से तंतु बनाया जाता है, यह प्रक्रिया कताई द्वारा होती है। तंतु में उपस्थित इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है अशुद्धियाँ, ऐंठन, मोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। तंतु में उपस्थित जो मोम होती है वो ये प्रक्रिया सहायक सिद्ध होती है। ठीक, मोम क्या होता है, सूती रेशों को 3 दीवारों में बहुत अलग होती है। मोम और पेप्टीन से बने पदार्थ छल्ली परत बनाते हैं। इसमें बाहरी मोम कोटिंग प्राथमिक दीवारों की रक्षा करती है जो क्रिस्टलीय सेलुलोज तंतुओं से बनी होती है। ठीक है, 3 अलग अलग परतें लगाई जाती हैं। इसमें द्विआकार दीवार बनाई जाती है जिसमें अधिकांश 25 से 30 सर्पिल घुमावदार से कसकर समांतर तंतुओं को बनाया जाता है। ठीक है, लूमेन जो है तृतीय दीवार से घिरा हुआ होता है। फाइबर में बीन के आकार के त्रियक भाग होते हैं, लेकिन जब गर्मी अवशोषित होती है तो यह व्यवहारिक रूप से गोलाकार फूल जाते हैं। 80 से 90% सेलुलोज, कपास का जो रेशा होता है उसमें 80 से 90% सेलुलोज होता है। 0.05 से 1% तक मोम होता है। 6 से 8% प्रोटीन और 4 से 6% लिपिड और 1.5 तक हेमीसेलुलोज होता है उसमें, और पेक्टिन 1 से लेकर 18 तक राख के बने होते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के तंतु गोलाकार होते हैं, इनकी लंबाई डॉट डॉट होती है 25 से 50 या फिर 25 से 75, 1.5 से 2। इनकी कपास के जो तंतु होती है इनकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ऊन के प्रसंस्करण में चरणों का एक क्रम है, रिक्त स्थान में कौन सा उनको लिखिए। ऊन की कटाई डॉट डॉट, छटाई डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट है। ठीक, इनका प्रोसेस पूछ रहा है तो क्या होता है सबसे पहले, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, देखिए पहले ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर बर का शोधन, रंगाई और रोलिंग। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ऊन की कटाई, अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर बर शोधन, फिर रोलिंग होती है। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है जिसे भेड़, बकरी, यान या ऊँट से प्राप्त किया जाता है। ऊन के बालों का जो बाहरी आवरण होता है उसे जानवरों से निकाला जाता है। ठीक है, ऊन का प्रश्न सबसे पहले इसका क्या कहता है, ऊन की कटाई की जाती है। ठीक है, जिसे स्काउरिंग भी कहा जाता है। भेड़ को बालों से उतारा जाता है, बालों को जो है बसंत मौसम में उतारा जाता है। ठीक है, बसंत मौसम में उतार दिया जाता है क्योंकि भेड़ को गर्म रखने के लिए बाहरी त्वचा की आवश्यकता होती है ठंडी में। अभिमार्जन, यह ऊन के प्रसंस्करण की दूसरी प्रक्रिया होती है। ठीक, अभिमार्जन किया जाता है जिसमें मशीनों द्वारा गंदगी, धूल ये सब हटाई जाती है। फिर छटाई की जाती है। ठीक, यह तीसरा तरीका होता है, इसे विभेदीकरण, इसको छांटा जाता है अलग अलग अच्छे बुरे ऐसे अलग अलग। फिर बड़ की छटाई की जाती है, मैंने ऊन प्रसंस्करण चौथा होता है। ये छोटा को अलग किया जाता है, बड़े टुकड़ों को अलग किया जाता है। जो अच्छी किस्म के रेशे होते हैं उन्हें अलग किया जाता है, थोड़ा ख़राब होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। फिर रंगाई की जाती है इसकी, काला, भूरा, सफ़ेद जैसा पसंद हो उस रंग की रंगाई कर दी जाती है अलग अलग रंगों में। फिर रोलिंग प्रक्रिया की जाती है, रोलिंग प्रक्रिया करके इसे सुखाया जाता है। ठीक, लपेटा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन, बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला डॉट डॉट से उत्पन्न हुई है, म्यांमार से, बांग्लादेश से, नेपाल से या चीन से। जो जामदानी कढ़ाई है बांग्लादेश से। ठीक, उत्पन्न हुई है जामदानी साड़ियों की कढ़ाई है। ठीक है, साड़ियों में की जाती है। जाम का मतलब फूल होता है और दानी का मतलब फूलदान, जामदानी। इसका सबसे पहला उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है जो 3री शताब्दी में था। मुग़ल काल के दौरान यह कला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारदोजी कढ़ाई, जो जारदोजी कढ़ाई है पंजाब में कौन से स्थान की प्रसिद्ध है, पंजाब की, वाराणसी की, गुजरात की या फिर आगरा की। जारदोरी कढ़ाई जो है आगरा की प्रसिद्ध है। ठीक, फूल की तरह बनाई जाती है, आपको पता है ऐसे बहुत सारे फूल बनाए जाते हैं हीरे मोतियों से, फिर ऐसे करके फिर इसमें बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, ऐसे डिज़ाइन बनी रहती है। ठीक, फिर आगे जाके पत्ती की तरह बनाई जाती है, ऐसे डिज़ाइनें बनी रहती है। इसकी कढ़ाई की जाती है एक टाइप की।
यह एक सुंदर धातु से कढ़ाई की जाती है, जिसका उपयोग कभी भारत राजाओं के राजघरानों में पोशाक अलंकृत, कभी भारत में राजघरानों के राजाओं पहनते थे। भारत में जारदोजी की जो कढ़ाई का है ना, वो ऋग्वेद में इसका अस्तित्व मिलता है, जारदोजी कढ़ाई का। यह हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, मुंबई, अजमेर, चेन्नई की विशेषता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका जो शाही तब्बू की दीवारों पर, म्यानों की दीवारों पर हैंगिंग शाही हाथियों घोड़ों के सामान सजाने के लिए जो कढ़ाइयाँ की जाती हैं, उन कढ़ाइयों का है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डॉट डॉट के रूप से जाना जाता है, पटोला, टसर, कांजीवरम या जामदानी। इसे पटोला के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये डबल इकत की बुनाई होती है। पाटन गुजरात भारत में इसका रेशम से बनी होती है और इसे पाटन गुजरात में भारत में तैयार किया जाता है। पटोला जो है बहुवचन शब्द होता है। ठीक, बेहद महंगे होते हैं ये, बहुत ज़्यादा, और शाही या कुलीन सदस्यों के लिए बनाए जाते थे। मखमली पटोला फैशन भी बनाया जाता है, इसका बहुत सुंदर बारीकी और संरचित पारिवारिक रिवाजों को पटोला कहते हैं। ठीक है, जो उनकी किसी फंक्शन में पहना जाता हो जो, उसे पटोला कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।